नमस्कार, आप देख रहे हैं JT24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने 116 भारतीयों को किया डिपोर्ट, पुरुषों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा भारत। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा गया। अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अवैध भारतीय प्रवासी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने 116 और भारतीयों को डिपोर्ट किया, पुरुषों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा भारत। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा। अमेरिका में 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी। अमेरिका ने 116 भारतीयों को किया डिपोर्ट, पुरुषों को हथकड़ी लगाकर जो है वापस भारत भेजा। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद उन्हें घर ले जाया गया। अमेरिका में लगभग 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरुषों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा भारत। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद भेजा घर। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका ने फिर लगाई हथकड़ी। अमेरिका ने वापस भारत भेजा अवैध प्रवासियों को, हाथ में हथकड़ी लगाकर भेजा। 116 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। C-17 अमेरिकी एयरफोर्स का विमान भारत के अमृतसर में लैंड किया और आज भी एक और विमान आ रहा है जिसमें कई और भारतीय भारत वापस आएंगे। एक और विमान आज करेगा लैंड। अमेरिका में लगभग 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं। भारतीयों को भेजने के तरीके पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर, समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है, दूसरी फ्लाइट लैंड कर चुकी है रात को, एक और आज फ्लाइट आने वाली है। अमेरिका का कड़ा रुख, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का अवैध प्रवासियों को कड़ा रुख है, जो क्या इससे भारत को भी एक सबक लेने की जरूरत है? और उन लोगों को भी जो अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं उनको भी, और जो अवैध प्रवासी भारत में हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, कोई और है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है सर। हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में अगर कोई अवैध प्रवासी है उसे वापस भेजा जाना चाहिए। दशकों से बांग्लादेश से और अब पिछले कुछ सालों से रोहिंग्या जो हैं बड़ी तादाद में भारत में आने लगे हैं। ऐसे में शायद भारतवर्ष को भी वही करना चाहिए जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब शुरू किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये कार्रवाई लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार हो रही है पिछले कुछ सालों से। अ, पिछले कुछ सालों से, खासतौर से पिछले 10 साल से, जब भी लोकल पुलिस आइडेंटिफाई करती है बांग्लादेशीज को या रोहिंग्यास को, तो उनकी सूची जो है वो तैयार की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उनको ट्रैक करता है और हर स्टेट के होम डिपार्टमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय के पास भी यह सूची तैयार रहती है। दिक्कत ये आती है कि गृह मंत्रालय को ये सारा डेटा जो है वो देना पड़ता है विदेश मंत्रालय को। उसके बाद विदेश मंत्रालय जो है वो बांग्लादेश की सरकार के साथ या म्यांमार की सरकार के साथ, ये याद रखना पड़ेगा, रोहिंग्यास जो है वो म्यांमार से आ रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय जो है फिर ये मामला बांग्लादेश की सरकार के साथ या म्यांमार की सरकार के साथ उठाता है। अब होता यह है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार पहले बांग्लादेश को या म्यांमार को ये मानना पड़ता है कि यह उन्हीं के नागरिक हैं। जैसे भारत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भेजना शुरू किया तो श्री एस जयशंकर ने कहा हाँ, हम उनको वापस दे लेंगे भारतीयों को, अगर वो भारतीय हैं तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अक्सर बांग्लादेश जो है या म्यांमार की जो सरकार है वो मना कर देती है।
वो मना कर देती है। वो बोलती है नहीं नहीं, ये जो सूची आपने दी है ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं, ये तो म्यांमार के निवासी नहीं है। तो अब प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि वो मना कर रहे हो और हम जबरदस्ती इनको ट्रेन से या बस से उतारे और उनके सीमा के अंदर धकेल लें। तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग जगह पर शिविर खोले गए हैं पूरे देश में, या आप कह सके ओपन जेल, जहां इनको रखा जाता है जब तक कि हम इनको बांग्लादेश प्रत्यार्पण ना कर पाए। जी। मैं आपके पास से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें, उसके बाद देवनाथ सर के पास लौटेंगे। पाकिस्तान में फंसे 15,000 अफगानी नागरिक, ट्रंप ने अमेरिका आने पर रोक लगाई। बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ इन लोगों ने दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में फंसे 15,000 अफगानी नागरिक, ट्रंप ने अमेरिका आने पर रोक लगाई। बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का इन लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। अफगानिस्तान के 15,000 नागरिक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने अमेरिका आने पर रोक लगा दी है। बाइडेन ने शरण देने का वादा किया था, लेकिन अब तालिबान के खिलाफ अमेरिका का इन लोगों ने साथ दिया था, लेकिन अब ये नागरिक फंस चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान इनको निकाल रहा है। डेडलाइन पाकिस्तान ने भी दे दी है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका का अफगानियों को धोखा, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया आदेश, 90 दिनों तक कोई शरणार्थी नहीं आ सकता है अमेरिका। अफगानिस्तान में फंस गए कई लोग। तालिबान के खिलाफ इन लोगों ने अमेरिका की मदद की। कई खुफिया जानकारियां अमेरिका को दी, नेटो को दी, लेकिन अब अमेरिका ने इन लोगों को लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। पाकिस्तान भी इन लोगों को निकालना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान इनको मारेगा अगर वो जाते हैं। पाकिस्तान ने भी आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च तक इन 15,000 अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। इनमें से ज्यादातर वो अफगानी हैं जिन्होंने अमेरिका की जंग के वक्त 20 सालों में, यानी कि 2001 से लेकर 2020 तक मदद की, लेकिन आखिर में इनको मिला क्या? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 15,000 अफगानी पाकिस्तान में, उम्मीद यही थी कि अमेरिका के दरवाजे खुलेंगे और हम वहां पर जाएंगे, तालिबान से बच पाएंगे, लेकिन अमेरिका इनकार कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि 31 मार्च तक आपको पाकिस्तान भी छोड़ना होगा। फंस गए। अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ राजेश, मानव अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। अमेरिका को तालिबान ने 15 जून 2021 में अफगानिस्तान और काबुल से हरा दिया था। तो जब अमेरिकी फौजें वापस गईं, तो उस वक्त अपने साथ कुछ हजार अफगानिस्तान के इन लोगों को अपने साथ लेके गई। दिक्कत ये आ रही है कि तालिबान सरकार जो है इन लोगों को दगाबाज मानती है कि इन्होंने दुश्मन का साथ दिया था। तो अगर ये अफगानिस्तान में रहते हैं तो जाहिर बात है इनको, इनके परिवारजनों को ना सिर्फ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, वरन हो सकता है कि उनको जेलों में डाल दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें मार भी दिया जाए। एक और दिक्कत क्या है, इनमें से काफी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से लोग आ गए पाकिस्तान में। मैं उन लोगों की जी। बात कर रहा हूं जिन्होंने अमेरिकन फौज का साथ दिया था। तो जब ये पाकिस्तान में आ गए तो अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि इनको अब पाकिस्तान से अमेरिका क्यों ले जाए। तीसरा ग्रुप ऐसा है जो कि अफगानिस्तान से इधर उधर से अलग अलग तरीके से वह पहुंच गए हैं अमेरिका, और ओके। अमेरिका में अब वो शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। शरण लेने के लिए जब ग्राउंड जस्टिफाई करने होते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमको तालिबान सरकार कोलैबोरेटर समझती है अमेरिका का, यानी तालिबान सरकार हमको दुश्मन समझती है, धोखेबाज समझती है, तो हमें तो मार डालेंगे, तो हमें अमेरिका में ही रहने दीजिए, वापस मत भेजिए। तो सीआईए के पास शायद कभी कभी इनका डिटेल मिल जाता है।
दिक्कत उन लोगों के साथ आ रही है जिनके डिटेल्स सीआईए के साथ या यूएस आर्मी के साथ नहीं मिल रहे हैं। क्या होता था कि सीआईए का और यूएस आर्मी का एक तरीका था, मैं उन 2021 से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जो-जो जी। अफ़गान अमेरिकन आर्मी या सीआईए के साथ काम कर रहे थे, उनकी एक टिकट बनती थी। मेंशन किया जाता था उनको ऑफिशियल डिस्पैचेस में। तो जहाँ-जहाँ ऑफिशियल डिस्पैच में उसका नाम मिल जाता है, वहाँ तो उसको थोड़ी बहुत शरण मिलने के चांसेस हैं, कि हाँ यार, ओके। इसने हमें हमारे साथ काम किया था, प्रूफ हो गया, ये तो अगर वापस भेज देंगे तो मार डाला जाएगा। दिक्कत वहाँ आ रही है जहाँ ऑफिशियल डिस्पैच में उनका नाम नहीं मिल रहा। जी राजेश? ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूँ सर, एक और बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। ट्रंप पुतिन दोस्ती से टेंशन में नेटो। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान। पुतिन यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे, नेटो चीफ। पुतिन पर भरोसा करना एक घातक जाल होगा। ट्रंप पुतिन दोस्ती से टेंशन में आया नेटो। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान। पुतिन यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे, नेटो का बड़ा बयान। पुतिन पर भरोसा करना एक घातक जाल। रूस यूरोप में एक बड़ा युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। कुछ वर्षों में हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां रूस जिस गति से वह अपने रक्षा उद्योग और अपनी सेना का विकास कर रहा है, वो आगे बढ़ने जा रहा है और यूरोप उसके निशाने पर है। सर, किस प्रकार से नेटो की इस चिंता को हम देखें? हाल ही में हमने देखा कि जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी नेटो से कह दिया कि भाई अपनी अपनी तैयारियां करिए और खुद इन्वेस्ट करिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने पिक्चर क्लियर कर दी है कि वो और हथियार नहीं देंगे, वो रूस के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं। हाँ राजेश, हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बार बार कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वह महज एक दिन में इस उक्रेन रूस युद्ध को बंद कर देंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि देखिए, कहते रहते हैं वो अमेरिका फर्स्ट, लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट के डीलर हैं। अलग अलग सूत्रों के अनुसार अब तक पिछले 3 साल में अमेरिका ने करीबन $65 बिलियन की सहायता यूक्रेन को दी है, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि यूक्रेन अगले 10 साल या 20 साल में ये पैसे किस तरह से अमेरिका को लौटाएगा। जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, तो वो वन वे खर्चा तो करेंगे नहीं, वापस कुछ चाहिए। तो वापस कैसे मिलेगा यूक्रेन से ये पैसा, वो तरीका तय नहीं हो पा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जी। जो है, उनकी पुतिन से एक कुछ खास दोस्ती है, वो कह रहे हैं कि मैं पुतिन से बात करके इस लड़ाई को बंद करा दूंगा। इससे यूरोप के देश जो हैं थोड़ा चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ठीक सर, चलिए मैं लौटता हूं सर, देवनाथ सर आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप। ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो। नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं। रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप। ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो। नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा। रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। जल्दी से ग्राफिक्स। रूस के दौरे पर ट्रंप आ सकते हैं। 8 से 9 मई को रूस आएंगे ट्रंप। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे परेड। पुतिन ट्रंप में लगातार बातचीत जारी। पुतिन ट्रंप में लगातार बातचीत जारी है। रूस की फिर से G7 में एंट्री की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।
ट्रंप पुतिन ने दी जेलेंस्की को टेंशन। रूस के साथ बातचीत को तैयार हुए जेलेंस्की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। रूस और चीन को दूर करना चाहते हैं क्या ट्रंप? एक बड़ा सवाल जो एक्सपर्ट से समझेंगे। रूस को फिर से क्या खड़ा करना चाहते हैं ट्रंप? क्योंकि हाल ही में रूस की जो आर्थिक हालत है वो थोड़ी कमजोर हुई है। नेटो देशों पर कम खर्च करना चाहते हैं ट्रंप। नेटो देश अपना खर्चा खुद उठाएं। ईरान पर एक्शन से पहले क्या रूस को साधने की कोशिश में है ट्रंप? रूस को साथ लेना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन क्यों? क्या अमेरिका से रूस को दूर करना चाहते हैं ट्रंप? क्या, माफ करिए, क्या चीन से रूस को दूर करना चाहते हैं ट्रंप? ये समझना होगा कि क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि रूस और चीन नेचुरली एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन की नीतियों के कारण वो बेहद नजदीक आ गए। तो जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और जिस प्रकार से ये कहना कि रूस तो जो है वो यूरोप का अहम सदस्य है, यूरोप का पार्ट है और उसे G7 में होना चाहिए। और अब ऐसी खबरें आना कि ट्रंप जो हैं वो विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले सकते हैं। क्या रूस और चीन के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश, या जिस प्रकार के कयास हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्लान कर रहे हैं, तो कहीं रूस बीच में ना आ जाए? उससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को साधने की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब जरूर तलाशना होगा। के बीच बातचीत से कई देशों में टेंशन है। रूस के दौरे पर आ सकते हैं ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप। ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा, वो पोलैंड की तरफ बढ़ सकता है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। इसी बीच हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर Su-57 और F-35 से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अमेरिका ने भारत को ऑफर किया F-35, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35। पिछले 5 साल में 9 बार क्रैश हो चुका है F-35। रूस ने भी भारत को ऑफर किया Su-57। अमेरिका ने भारत को ऑफर किया F-35। अमेरिका ने भारत को ऑफर किया F-35, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35। पिछले 5 साल में 9 बार क्रैश F-35। रूस ने भारत को ऑफर किया Su-57। दोनों की तुलना एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका का F-35, दूसरी तरफ रूस का Su-57, और दोनों ही विमान भारत के सामने ऑप्शंस है कि भारत को इनमें से क्या लेना है। लेकिन देख लीजिए दोनों की तुलना। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, वहीं रूस का Su-57 भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है। रडार की पकड़ में ना F-35 आता है, ना ही रूस का Su-57 आता है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं तो अमेरिका के F-35 की मैक्सिमम स्पीड जो है 1900 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दूसरी तरफ Su-57 की स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर है। कॉम्बैट रेंज की बात करें, अमेरिका के F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर, वहीं रूस के Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर। और अगर ऊंचाई की बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका का F-35 जा सकता है, लेकिन रूस का Su-57 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है।
अब क्रैश को लेकर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटा पैसा इसे इसमें खर्चना पड़ेगा। तो नौ पिछले 9-10 सालों में 9 F-35 जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं, और रूस का Su-57 फिलहाल एक ही क्रैश हुआ है। तो एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, क्योंकि देवनाथ सर जाने माने पायलट हैं, एयरफोर्स में रह चुके हैं और लगातार Su-57 और F-35 पर नजर बनाए हुए हैं। सर, दोनों की तुलना हमने करके दिखाई और यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं Su-57 सुपीरियर नजर आता है, चाहे स्पीड की बात हो, कॉम्बैट रेंज की बात हो, या फिर आपने ऊंचाई में जाना हो, या फिर क्रैश की ही बात हो जाए। लेकिन किस प्रकार से दोनों विमानों को आप देखते हैं, कितनी जरूरत है, और इंडियन एयरफोर्स चीफ क्या कुछ इस वक्त सोच रहे हैं सब? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही बेहतरीन पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ कॉम्बैट विमान है, यानी रेडार पर नजर नहीं आते। लेकिन राजेश, मैं आपको बता दूं कि अगर हम F-35 खरीदेंगे तो एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है। जब भी हमने जैसे मैं अपने एयरफोर्स के तजुर्बे से बोलता हूं कि हमने MiG-21 खरीदे, MiG-23 खरीदे, हमने सुखोई 30 खरीदा। हमें रूस से कभी भी राजनीतिक लेवल पर कोई दिक्कत नहीं हुई। रूस ने हमें हथियार बेचा और उसके बाद रूस ने हमारे ऊपर कोई भी राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कूटनीतिक कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अमेरिकन वेपन सिस्टम के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो पीछे से एक इंच पेंच डाल देते हैं, फाइन प्रिंट डाल देते हैं। तो अगर हम अमेरिका से ये पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान F-35 लेंगे, जाहिर बात है कि अमेरिका 2-3 शर्तों को बोलेगा। वो बोलेगा रूस से थोड़ा दूर हट जाओ, वो बोलेगा रूस से पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आयात करना बंद करो, वो बोलेगा कि रूस के साथ व्यापार कम करो, रूस से हथियार मत मंगाओ। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ईरान के चाबहार में, अमेरिका डेफिनेटली बोलेगा कि ईरान के साथ डील मत करो, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत करो, चाबहार पोर्ट में कोई इन्वेस्टमेंट बंद करो। और भी चीज है, जैसे हमने अभी तक हमास को बैन नहीं किया है। भारत सरकार अभी भी जी। मानती है कि हमास जो है वो फिलिस्तीन के लोगों का समर्थक है। तो हम भी बीच बीच में फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में बयान देते रहते हैं। पिछले 1 साल में अगर आप देखें, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, विदेश मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। अमेरिका अगर हमें F-35 देगा, पीछे से वो ये बोलेगा कि हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दो, हमास के साथ डीलिंग्स बंद कर दो, फिलिस्तीन लोगों को इस तरह से सपोर्ट करना बंद कर दो। तो अमेरिका से अगर F-35 लेंगे तो ये बहुत सारी दूसरी गुंडीज के साथ आता है। सबसे बड़ी बात है कि F-35 का प्रोडक्शन लाइन अमेरिका कभी नहीं खोलेगा इंडिया में, और ओके। जबकि रूस बोल चुका है कि सुखोई 57 का प्रोडक्शन लाइन वो इंडिया में खोल देगा। जी जी, एक पॉइंट मेरा और, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर जिस दिन भारत अमेरिका से बेशक F-35 खरीद ले, 2 स्क्वाड्रन खरीद ले, 3 खरीद ले, लेकिन जिस दिन आने वाले वक्त में अगर अमेरिका चाहेगा कि भारत F-35 को ना उड़ा पाए, तो अमेरिका के पास ऐसा कंट्रोल होगा कि वो इसको नहीं उड़ा सकता। इन दावों में कितना दम है, क्योंकि इस प्रकार की तमाम अफवाहें जो हैं उड़ रही हैं सब? राजेश, इन दावों में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई दम नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम उनके पास नहीं है कि वो टेक्निकली F-35 को स्विच ऑफ कर दें। लेकिन क्या है कि वो जब उनको पर्दे के पीछे से रस्सी खींचनी होती है तो वो क्या करेंगे कि F-35 का जैसे स्पेयर पार्ट है, ओके। जैसे हम देख रहे हैं इंजन है, इन दूसरे स्पेयर पार्ट हैं, या F-35 में जो हथियार लगाए जाएंगे या F-35 में जो रेडार लगाए जाएंगे, उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो है थोड़ी ढीली कर देंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। अमेरिका जब जब भारत सरकार को थोड़ा नरम करना चाहता है, मैं आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, वो ऐसा करते रहे हैं, थोड़ा सा स्पेयर पार्ट्स हिला देते हैं। आप देखिए ना, जी। तेजस का इंजन वो पिछले 2 साल, 1 साल से हमें लटका के रखे हैं, जबकि तेजस को में अमेरिकन इंजन फिट होगा ये तो 2001 में ही हो चुका था। जब 2001 में पहली बार तेजस विमान का प्रोटोटाइप उड़ाया था, विंग कमांडर राजीव कोठियाल थे, मेरे ही बैचमेट थे, तब उसमें यही जी। जी का F-404 इंजन लगा के उड़ाया था।
तो अमेरिका को तो मालूम है कि हमने तेजस की शादी कर दी है उनके अमेरिकन इंजन के साथ 2001 में। तो लेकिन अब भी वो हम पर क्योंकि कुछ कुछ दबाव डालना चाहते हैं काफी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वजह से, तो वो हमें तेजस इंजन देने में कुछ ना कुछ कभी दाएं देखते आनाकानी कभी कर रहा है। जी। फाइन, देखते हैं। लेकिन एक ताजा उदाहरण इसका पाकिस्तान भी हो सकता है, जिस प्रकार से F-16 तो दे दिए हैं लेकिन स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान को। तो बेचैनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी, क्योंकि वो उनको उड़ा नहीं पाती है, क्योंकि अमेरिका स्पेयर पार्ट्स देने से ही इनकार कर देता है। तो एक एग्जाम्पल ये भी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।